हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो फिर से आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ही है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर देखो इतना ये सब कर लिया था। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का इंट्रो हमने देख लिया था। उसके बाद इसकी एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3 भी हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, कुछ साथ ही में हमने जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते थे उनको भी डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है केमिकल इक्वेशंस को। किसको डिस्कस करना है? केमिकल इक्वेशंस को। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं फिर से बोल रही हूँ, आज जो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, इससे पहले आपको अपनी फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट को देखना पड़ेगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो क्या दिया है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस के अंदर एक्टिविटी जो 1.1 हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया था। ठीक है, can be described as a when magnesium ribbon is burned in oxygen। मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और फिर जब हमने इसको बर्न कर दिया था तो मैग्नीशियम किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, जिसका आपको याद होगा हमें एक व्हाइट प्रोडक्ट भी मिला था जो कि एशेस की फॉर्म में मिला था। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अभी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ये हमें काफी लंबा चौड़ा ऐसे सुनने में लगता है ना। तो इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, बट अगर मैं इस चीज को आपको लिख के दिखाऊं तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही क्या है, शॉर्टर फॉर्म में हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट वे है टू डू दिस इज टू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो जो सबसे सिंपल वे होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझाने का या समझने का, वो होता है कि आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। जैसे कि जो ऊपर हमने रिएक्शन देखी थी या एक्टिविटी 1.1 देखी थी, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि मैग्नीशियम, ठीक है, उसने क्या किया था, मैग्नीशियम मेटल ने या मैग्नीशियम के रिबन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की थी जब हमने इसको बर्न किया था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसने हमें एक प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया था। ठीक है, एक्चुअली में हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्या मिले थे? एशेज मिले थे, और जो कैसे थे आपके? व्हाइट कलर के थे। कैसे थे? व्हाइट कलर के थे। ठीक है, एक चीज और आप लोग यहाँ से समझो कि आपका जो ये लेफ्ट साइड लिखा रहता है, ये जैसे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये आपका रिएक्टेंट है। मेरे पेंसिल ही चेंज हो गए भाई ये तो। ठीक है, ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है ये? रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये जो राइट साइड में लिखा होता है ये क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट वाले आपस में रिएक्शन करते हैं, देन ये आपको एक पर्टिकुलर क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस that undergoes chemical change in the reaction 1.1। तो ये जो आपकी रिएक्शन है 1.1, इसमें जो सब्सटेंस जो अंडरगो है, जिनके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, वो कौन कौन से सब्सटेंस है? एक तो मैग्नीशियम है जो कि हमारा मेटल है, साथ में क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? आपके रिएक्टेंट्स हैं। क्या है? रिएक्टेंट्स, जो मैंने बताया भी था कि लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें एक नई चीज मिली, एक नया सब्सटेंस मिला, जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। जो कि क्या है? प्रोडक्ट। तो ये फॉर्म हुए हैं रिएक्शन के दौरान। कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है रिएक्शन के दौरान। व्हाइट कलर के एशेज जिसके हैं, ये आपको क्या मिला है? प्रोडक्ट मिला है। किससे मिला है? रिएक्टेंट है, जब आपस में क्या किया? रिएक्ट करा। ठीक है, तो रिएक्टेंट लेफ्ट में और प्रोडक्ट आपका राइट में। तो वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। यही तो हमने पढ़ा। वर्ड रिएक्शन ने क्या दिखाया कि रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट करा और हमें क्या दे दिया है? प्रोडक्ट। थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। अब ये जो देखो ये एरो है, ये क्या दिखा रहा है कि रिएक्टेंट से चेंज हो रहा है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS। वही बात है कि रिएक्टेंट आपको आप लेफ्ट में दिखाते हो, उसको LHS बोल देते हो, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और उनके बीच में प्लस साइन लगा देते हो क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे ये यहाँ पे देखो, ये और ये आपस में रिएक्ट करा तो प्लस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट को आप लिखते हो वहां पे राइट हैंड साइड पे। तो प्रोडक्ट में जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, अगर इसके साथ और कुछ भी मिलता आपको, सपोज करो कुछ एक्स मिलता, तो आप उसको फिर कैसे दिखाते? साथ में प्लस से ही दिखाते हैं ना, बिटवीन दैम। The arrowhead points toward the products and shows the direction of the reaction। अब ये जो arrowhead है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिएक्टेंट की साइड से, और ये आपका गया है कहाँ तक? arrowhead आपका
प्रोडक्ट की साइड। तो बस ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन को दिखाने की, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। उसके बाद राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब अगर हम राइट करते हैं इसी केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, अभी तो मैंने इसको शॉर्टर फॉर्म में दिखाया, लेकिन अब अगर मैं इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा। इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशंस। अब पूछ रहे हैं कि क्या कोई शॉर्टर वे है कि जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी केमिकल इक्वेशंस को, आपको ये बताना है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ यू यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो ये जो आपकी केमिकल इक्वेशन है, आप इसको ज्यादा कॉन्साइज बना सकते हो, ज्यादा यूजफुल बना सकते हो अगर आप वर्ड्स की बजाय यूज कर लो फॉर्मूला का, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है मैग्नीशियम, एक तो तरीका है कि मैं लिखती हूँ ऐसे पूरा मैग्नीशियम, ठीक है। एक तो तरीका क्या है कि मैं लिखूं ऐसे मैग्नीशियम, दूसरा तरीका है मैं खाली Mg लिख दूं उसका सिंबल। तो आपको ज्यादा यूजफुल क्या लगेगा, ये Mg ही लगेगा एज कंपेयर टू किसके, ये जो मैंने बड़ा सा मैग्नीशियम लिखा है इसके, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप लोग रिकॉल करो फॉर्मूला किसका, मैग्नीशियम ये होता है जो कि एक मेटल है, ऑक्सीजन को आप ऐसे दिखाते हो, यहाँ से आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ठीक है। आई इतनी चीज आप लोगों को समझ में, यहाँ से आपको क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको यहाँ से मिला है, ठीक है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब आपने तो लिख दिया कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे चेक करनी है कि क्या आपकी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन जब तक आप उसको बैलेंस फॉर्म में नहीं लिखते वो सही नहीं मानी जाती है, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के हम यहाँ पे कुछ तरीके सीखेंगे जिससे हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे। तो काउंट करना है और फिर कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट का जो LHS पे लिखा है या फिर RHS वाली साइड पे है, ठीक है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम ऑन द सेम ऑन द बोथ द साइड्स। आप चेक करो, देखो इधर मैग्नीशियम लेफ्ट में क्या है, 1 है, राइट में भी मैग्नीशियम आपका 1 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है बट राइट में ऑक्सीजन 1 है, तो क्या आप बोल सकते हो कि आपकी इक्वेशन ये बैलेंस फॉर्म में है? तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे, आप सिंपली बस काउंट करो लेफ्ट और राइट वालों को। अगर इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस, अगर लेफ्ट वाले नंबर राइट वालों के बराबर है सभी नंबर्स, मैं बोलूँ सभी एलिमेंट्स, तो ये क्या है, आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अदरवाइज इट इज नॉट, तो फिर आपको उसको बैलेंस करना होता है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज जो मास है वो यहाँ पे सेम नहीं है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब आप बोलोगे मास कैसे नहीं सेम है, अगर नंबर ऑफ एटम्स ही नहीं सेम है तो फिर मास कैसे सेम होएगा। अच्छा इधर आप देखो लेफ्ट में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16। अब 8 मत बोलना आप लोग बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का, 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू इज कितना हो जाता है, 32। लेकिन अगर आप राइट में देखो एक ही ऑक्सीजन है तो एटॉमिक मास कितना है, 16 है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफर करेंगे देन देयर मासेस विल डिफर टू, ठीक है। तो उनके मासेस भी क्या करेंगे, डिफर करेंगे, वो डिफरेंट होंगे, वो अलग होंगे, ठीक। तो सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अब ये वाली जो आपकी 1.2 वाली इक्वेशन है ये किसकी एक्टिविटी की है, कौन सी एक्टिविटी की है, ये एक्टिविटी 1.1 की है ना, जो हमने स्टार्टिंग में परफॉर्म की थी, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, ऐसी इक्वेशंस को आप बोलोगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसमें आप बस उसका फॉर्मूला लिखोगे, रिएक्टेंट साइड एरो हेड लगा के फिर लिख दोगे प्रोडक्ट साइड, मतलब जो वहां से चीज आपको मिली है, जो वहां से बना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम कैसे करते हैं बैलेंस किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो रिकॉल करो आप लोग एक लॉ जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये चीज आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आइए वाली चीज समझ में कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही कर सकते हो डिस्ट्रॉयड,
मतलब जितना मास आपने रिएक्टेंट साइड लिया है उतना ही आपको मिलेगा किस साइड, प्रोडक्ट की साइड। और वो कब मिलेगा, जब आप अपनी केमिकल इक्वेशन को क्या करोगे, सही से बैलेंस करोगे। ठीक है, तो ये चीज आप देखो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कि लिखा है क्या, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन। इस मास के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हमें अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, so the total mass of the elements present in the product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants। कि जितने रिएक्टेंट्स एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स बोलूं या बोलूं जितने रिएक्टेंट्स, मैं बोलूं कि जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड हैं जितना उनका मास है, और जितने एलिमेंट आपके प्रोडक्ट साइड है जितना उनका मास है, दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। देन वी कैन इजिली से कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, आ रही है इतनी चीज समझ में आप लोगों को, बताओ। अब देखो, इन दी अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हर एक एलिमेंट के, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, पहले भी और बाद में भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो हेंस वी नीड अ बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हमें क्या चाहिए कि हमें एक स्केलेटल बना ले, किसका, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, तो इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 इज बैलेंस्ड। तो आपने जो लिखा था ऊपर देखो, ये जो हमने देखा था एक्चुअली में Mg प्लस O2 जो MgO दे रहा है, क्या ये बैलेंस फॉर्म है? अभी तो हमने पढ़ा था क्या, ये बैलेंस फॉर्म नहीं होती है। क्या होती है कि आपकी बैलेंस फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम प्लस O2 मेरे को क्या देता है, MgO, तो आप लोग खुद बताओ क्या ये बैलेंस फॉर्म है? नहीं है। क्यों? इधर लेफ्ट में एक मैग्नीशियम है, राइट में भी एक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट में और राइट में कितना है, 1 है, तो ये बैलेंस फॉर्म नहीं है। तो आपको उसको बैलेंस फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठी हूँ तो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, तो अभी हम इस चीज को भी यहाँ पे देखते हैं। तो जो वर्ड इक्वेशन है फॉर द एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज। अब इन्होंने क्या किया कि एक्टिविटी जो 1.1 की है उसको तो बीच में छोड़ दिया, और आपको ये 1.3 वाले जिसमें हमने जिंक के साथ एसिड की रिएक्शन कराई थी वो वाली दिखा दी। बट उससे पहले ना हम अपनी फर्स्ट सीख लेते हैं, है ना। हम ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, हम धीरे धीरे आराम से चढ़ेंगे, क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी यहाँ पे नहीं है। वैसे तो देखो, मैंने आपको जब ये एक्टिविटी 1.1 पढ़ाई तब भी बताया था, बट फिर से एक बार सुन लो जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है। आपको करना क्या है, पहले लेफ्ट में जो है ना जितने भी एलिमेंट्स उनको एक तरफ लिख लो। लेफ्ट में क्या है देखो, मैग्नीशियम है एंड आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो लेफ्ट में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ये रहा ना 1। ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट में, 2, तो आप लिख लो 2। आई इतनी बात समझ में। अब आप लिखो राइट में, राइट में मैग्नीशियम कितना है, 1, तो ऐसे टिक लगा दो भाई, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस, मैग्नीशियम तो है बराबर। लेकिन राइट में अगर मैं देखूं ऑक्सीजन कितना है, कितना है ऑक्सीजन, 1, और लेफ्ट में कितना है, 2, तो इधर 2 है इधर 1 है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो आप इसको 1 कर दो, ठीक है, फिर सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, या फिर इसको 2 कर दो। अब अगर आप इस ऑक्सीजन को 2 करना चाहते हो तो क्या करो, आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलो लगा दो, लगा तो देंगे, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए ना। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गए तो फिर मेरे को 2 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है, ठीक है, कि हम ऐसे कर ले, ये हो गई बैलेंस। इधर मैग्नीशियम 2 लेफ्ट में, राइट में भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 लेफ्ट में, राइट में भी ऑक्सीजन, आपके कितने हो गए हैं, 2। एक तो तरीका था देखो ये। दूसरा तरीका ये है कि मैग्नीशियम प्लस O2 की अगर मैं रिएक्शन कराऊं और ये दे MgO। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं इस O2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से कर दूं, अगर मैं इस O2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तब क्या होएगा, देखो मैग्नीशियम प्लस हाफ O2। अब मैग्नीशियम लेफ्ट में एक, राइट में एक। अब ये जो O2 है ये देखो, हाफ इंटू O2, तो 2 से 2 गया तो ऑक्सीजन कितना बचा, 1 बचा ना, और इधर भी 1 है, तो ये भी बैलेंस फॉर्म है। ठीक है, तो आपको ना भावुक नहीं होना, एक ही बस केमिकल इक्वेशन को देख के आप कितनी भी तरीके से बैलेंस कर सकते हो, है ना। और किसी के सर भी मत हो जाना कि नहीं ये ठीक है ये गलत है। आप पहले चेक कर लो, अगर लेफ्ट वाले राइट के बराबर हैं तो आप फिर किसी भी तरीके से उसको बैलेंस कर लो, है ना। ऐसा तो होता नहीं कि जो आप लोगों ने बोल दिया वो फिर पत्थर की लकीर है जी, बस यही होगा और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत बच्चे करते हैं
कि वो टीचर्स के साथ ना बहस करनी शुरू कर देते हैं, क्यों कि हमने ये पढ़ लिया ये सही है, आपने जो पढ़ाया वो गलत है। तो भाई ऐसा नहीं होता, एक चीजों को आप 10 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो अगर आप किसी के साथ बहसबाजी करते हो तो पहले अपने आप को देख लो कि आप लोग सही हो या नहीं हो। ठीक, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की बात यहाँ पे हुई है खत्म। ठीक है, अब चलते हैं आगे जो हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है देखो, कि एक्टिविटी जो हमने 1.3 परफॉर्म की थी, जिसमें हमने जिंक के साथ क्या डाला था, HCl या H2SO4 को डाला था। ठीक है जी, तो पहले तो हम वर्ड इक्वेशन दिखा देंगे कि जिंक की रिएक्शन जब करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमने HCl के साथ की थी, इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, पर कुछ नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही एसिड्स हैं। तो जिंक की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो इसने मेरे को दिया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आगे आपको इतनी बात समझ में, ठीक है। अब अगर आप इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में दिखाते हो तो जिंक जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये देता है हमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के तरीके से चलते हैं। तो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द एरो। अब अगर मेरे को रिएक्शन को बैलेंस करना है तो तरीका वही है इनका भी, कि आपको करना क्या है कि पहले आप नंबर ऑफ एटम्स लिख लो, LHS की तरफ कितने हैं, RHS की कितना है, फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटा पीटी करके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप अपने सारे एलिमेंट्स लिख दो। जिंक है हमारे पास, है ना, जिंक देखो कहाँ पे है जिंक, ये बैठा ना जिंक इधर। पेन थोड़ा सा दूसरा यूज कर लो वरना आप लोग फिर बोर हो जाओगे पेन से। तो ये देखो जिंक इधर है, ये रहा जिंक, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर सल्फर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। बताओ कुछ बचा क्या, 4 लोग हैं, हमने चारों के 4 लिख दिए। ठीक है, ZnHSO। अब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की साइड मीन्स कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। लेफ्ट में आप देखो जिंक कितना है, लेफ्ट में 1 लिख दो, 1 ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट में देखो 2 है हाइड्रोजन, तो हमने लिख दिया 2, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये है सल्फर, सल्फर कितना है 1 लिख दो 1। ऑक्सीजन कितने हैं 4 लिख दो 4 लिख दिए। राइट में क्या है देखो, जिंक फिर से 1 बैठे हैं, जिंक लिख दो 1। आपका हाइड्रोजन कितने हैं 2 लिख दो 2। ठीक है जी, सल्फर कितना है 1 लिख दो 1। ऑक्सीजन कितना है 4 तो लिख दो 4। अब आप देखो कि 1 1 2 2 1 1 4 4, ये तो पहले से ही बैलेंस है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। जब बैलेंस है तो हमें यहाँ पे कुछ अपनी दिमाग को नहीं चलाना। ठीक है, तो नहीं चलाना तो मतलब ये आपकी क्या है, बैलेंस है। बैलेंस है तो इसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, as the number of atoms of each element is same on the both the sides of the arrow, so it is a balanced chemical equation। क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स सही बराबर है, मीन्स लेफ्ट में भी राइट में भी, तो ये क्या है, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, तो लेट अस ट्राई टू बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को ले लेते हैं और जो हम उनको बैलेंस कर लेते हैं, कि हमारा कुछ नहीं जाएगा बैलेंस करने में। ठीक है, अब देखो आयरन है, आयरन की रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, H2O के साथ में मैंने करा दी। इसने मेरे को दे दिया Fe3O4 प्लस H2। रिएक्शन कहाँ से आई कैसे आई आपको उस चीज पे ध्यान नहीं देना है, दे आर जस्ट एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन यू कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कैसे होती हैं, कैसे हम उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे बस इस चीज में मत घुस जाना कि ये Fe3O4 कैसे बना जब आपने आयरन की रिएक्शन कराई है वाटर के साथ। ठीक है ना, इन चीजों पे हमें अभी ध्यान नहीं देना है, तो जब केमिस्ट्री में हम ये चीज पढ़ेंगे आपका टाइम आएगा तब कर लेंगे, अभी आप बस बैलेंसिंग सीख लो। ठीक, अब देखो स्टेप आ जाओ 1। अब स्टेप 1 आपका क्या बताता है कि टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर आपको बैलेंस करना है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो फर्स्ट ड्रा द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। इन्होंने बोला कि सबसे पहले आप बॉक्सेस बना दो हर एक फॉर्मूला के आसपास। ठीक है, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपको कुछ नहीं चेंज करना बॉक्स के अंदर, बस डब्बे बना दो, इनके घर बना दो। तो लो जी, Fe का घर बनाया, वाटर का बनाया, Fe3O4 का, H2 का, हमारा क्या गया, हमने तो बना दिया। स्टेप 2 देखो, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन दी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसके अंदर लिख दो कितने एलिमेंट्स है। देखो एलिमेंट आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यही है ना। देखो आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीन्स Fe, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, Fe ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यही तो है और तो कुछ नहीं है। अब नंबर ऑफ एटम लिखो रिएक्टेंट पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड कितने हैं। आयरन देखो लेफ्ट में आयरन 1 हमने 1 चिपका दिया, इधर लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 तो 2 चिपका दिए, ऑक्सीजन 1 तो 1 चिपका दिया। ठीक है, फिर राइट में देखो आप प्रोडक्ट साइड पे
आयरन कितने हैं 3, तो भैया लिख दो 3। फिर ऑक्सीजन आपके, हाँ ऑक्सीजन है 4 तो हमने लिख दिया 4, हाइड्रोजन 2 तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, आपका नहीं कुछ गया अब तक, सब सही चल रहा है ना। अब आ जाओ आप अपने स्टेप 3 पे। फर्स्ट स्टेप में हमने बस इनके घर बनाए, डब्बे बनाए, बॉक्सेस बनाए, जो आपको अच्छा लगता है वो बना लो। मैं कहती हूँ सर्कल बना लो। हमारा क्या गया, स्टेप 2 के अंदर आपको एलिमेंट्स को लिखना है। एलएचएस वालों को लिख दो, आरएचएस वालों को लिख दो, जो जितने हैं उनको लिख दो। ठीक है, वैसे भी आप लोग एक्सपर्ट होते हो काउंटिंग में, क्योंकि आप क्लास में ये तो करते हो कितने बच्चे आए हैं इनको गिन लो, आज कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है। तो जब आप इस चीज में एक्सपर्ट हो तो भाई यहाँ पे भी कर लो अपना एक्सपर्ट वाला काम। तो अगर स्टेप 2 तक आपका काम खत्म, अब आ जाओ स्टेप 3 पे। तो इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब ये बोल रहे हैं कि आप बैलेंसिंग वहां से शुरू कर दो, उस एलिमेंट से शुरू कर दो जो कंटेन करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को। तो इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड लाइक द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब इन वाले रिएक्शन के अंदर आप देखो किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैं बोलूं एटम्स है, कौन से एलिमेंट के अंदर है। तो देखो Fe3O4 के अंदर दिखाई दे रहा है मेरे को, सबसे बड़ा यही है ना, आपके घर का मुखिया यही है Fe3O4, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया भैया Fe3O4। ठीक, एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। अब इसमें भी कौन बड़ा, आयरन और ऑक्सीजन में भी घर में दो लोग बड़े। ठीक है, एक मम्मी और एक पापा। अब मम्मी और पापा में से भी कौन बड़े, तो पापा बड़े, तो ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिख लिया हमने इधर। नाउ देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द आरएचएस एंड ओनली 1 टू द एलएचएस। तो एक चीज आपने यहाँ से क्या समझी कि हमने डब्बे बनाए, घर बनाए, उसके बाद आपने क्या किया, लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है उसको लिख लिया। परिवार में सबसे बड़ा कौन है, इस अनबैलेंस इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा कौन है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, वो आपने वो लिख लिए। हमने पता लगाया मम्मी और पापा है, मम्मी और पापा में से भी कौन बड़ा है, मीन्स आयरन और ऑक्सीजन में से भी कौन बड़ा है। तो ऑक्सीजन के आगे है 4, आयरन की है 3, तो ऑक्सीजन बड़ा है। तो सबसे पहले हम जो बैलेंस करेंगे वो अपने Fe3O4 को ही करेंगे। ठीक है जी, अब देखो, अब हमें Fe3O4 के अंदर भी किसको करना है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप देखो रिएक्टेंट की साइड, अगर आप एक चीज नोटिस करते हैं तो रिएक्टेंट में आपके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में कितने हैं 4 ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट में कितना है, कितना है रिएक्टेंट में, एक ऑक्सीजन है, वो भी किसके अंदर है, वाटर के पानी के अंदर। और इधर कितने हैं 4 Fe3O4 के अंदर। तो इधर 4 है तो इधर भी तो 4 बनाना पड़ेगा ना, लेकिन आप अकेले ऑक्सीजन को तो 4 नंबर नहीं दे सकते ना, पूरे के पूरे वाटर को देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ है H2 के साथ है। तो इसलिए आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से। ठीक है, तो अभी तक हमारे ऑक्सीजन तो हो गए हैं क्या, बैलेंस। तो टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कांट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट्स रिएक्शंस। वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ना फॉर्मूले को अल्टर कर दोगे, है ना, ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जो जिस फॉर्म में लिखा है मीन्स बॉक्सेस के अंदर जो है आपको उसके अंदर कोई अल्टरेशन नहीं करनी। बाहर लिख दो 1 2 3 4 नंबर्स, पर ये नहीं कि आपने H2O को कुछ और ही दूसरी दुनिया में लेके चले गए, दूसरी दुनिया में नहीं लेके जाना। ठीक, अब देखो फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4। आप कोफिशिएंट लिख दो 4, H2O को पर कुछ और मत लिखो। तो 4 को हमने बाहर लिख दिया ऐसे, एंड नॉट H2O4। सही बात है, ऐसे मत लिख देना H2O4, है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी मत करना, पाप लगेगा वरना। तो H2O4 या H2O का 4 ऐसे नहीं करना, देखो कसम है आपको, अगर आप लोगों ने ऐसे करा तो बहुत गलत बात है। तो ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे कोफिशिएंट को लिख देना है 4। आई ना बात समझ। तो हमने क्या लिखा है ऐसे, इसको भाई पेन नहीं चल रहा है तो ऐसे आपने इसको क्या लिखा है, ऐसे 4 लिखा है। ठीक है, तो अपनी मर्जी आप यहाँ पे नहीं चलाओगे। अब Fe3O4 प्लस H2 ये अभी पार्शली बैलेंस है, फुली नहीं है। ठीक है, तो हाई हल्ला आपको नहीं उतारना भी। अब आ जाओ आप स्टेप 4 पे। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, क्योंकि आपके आयरन और हाइड्रोजन, अब देखो आप यहाँ से एक चीज, ऑक्सीजन तो हो गया है बैलेंस इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया वाटर को, बट आयरन और हाइड्रोजन तो रहते हैं ना, है ना, और जब रहते हैं तो हम इनको भी करेंगे बैलेंस। तो पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। आप कोई भी अब एक एलिमेंट को चुन लो। ठीक, तो लेट अस बैलेंस द हाइड्रोजन विद द पार्शियली बैलेंस। अब हम हाइड्रोजन को कर लेते हैं बैलेंस। तो इक्वलाइज करने के लिए हाइड्रोजन को सबसे पहले आप देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कितने हैं। ठीक है, अब इनिशियल वाली बात को आप छोड़ दो कि इनिशियली कितने थे, कि अभी हमने चेंजेस करे ना,
अभी हमने चेंजेस किसके अंदर करे, इस वाटर के अंदर करे, और कितने से मल्टीप्लाई करा, 4 से करा। तो पहले हाइड्रोजन 2 थे इधर लेफ्ट में, और राइट में भी कितने थे, वो 2 थे, लेकिन अब हाइड्रोजन लेफ्ट में कितने हो गए हैं, 8, और राइट में कितने हैं, 2। तो मतलब क्या करोगे आप, 4 से क्या करोगे, इधर कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने से करोगे, 4 से। तो देखो अब 8 है हमारे पास हाइड्रोजन किसके अंदर, वाटर के अंदर, और यहाँ पे H2 में कितने थे, 2 थे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया ना 4 से मल्टीप्लाई। अब इधर देखो आप 8 हो गए हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन हो गई है 8। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं आपके, 4। अब आयरन की का खेल बचा बस, इधर आयरन 1 है, इधर आपका आयरन कितना है, 3, तो बस इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयरन से बात खत्म है ना। बट ऐसे खत्म नहीं करेंगे ना, आराम से करेंगे। अब देखो एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस्ड अगेन, वो कौन सा है आपका, आयरन है। तो फिर से लिखो, आयरन इधर तो कितना है, 3 है, 3 है Fe3O4 और 4 में, बट इधर कितना है, सिर्फ 1 है। तो भैया करना कुछ नहीं, बस 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो कि हमने कर दिया। ये देखो 3 ये 4 ये 4 ये, तो हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन बस। तो फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस, सो वी काउंट एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो वो सब करना क्या है, फाइनली इसको आप चेक कर लो। यहाँ तक आते आते वैसे ही हमारे दिमाग में छप जाती है वो आपकी पर्टिकुलर इक्वेशन, बट चलो फिर भी। आयरन लेफ्ट में 3, ये भी 3 लगा हुआ टेंडेंस, इधर हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। अब ये मत सोचना, देखो हाइड्रोजन 8 कैसे है, क्योंकि आप लिख रहे हो ना 4s2o, तो इसके मल्टीप्लाई भी होगी जो नीचे इसके पैरों में है, हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 into 4 is 8। तो 8 यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, क्योंकि अकेला बैठा है ना, ऑक्सीजन के पैरों में कुछ नहीं है। आ रही है ये चीज समझ। तो ये आपकी आई है फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें ऑक्सीजन देखो आप इधर कितने हैं, 4, और इधर भी कितने हैं, 4। तो बताओ जी आपको ये बात समझ आई क्या, ठीक। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स हमने देखा क्या है, सही है। अब ये बैलेंस इक्वेशन है, तो ये जो मेथड है बैलेंसिंग का, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड वी मेक द ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आपको एक तरीके से हिट और ट्रायल ही तो है ना, आपने फर्स्ट से शुरू किया, फिर उसको वो नंबर दिया। अब सपोज करो चलो यहाँ पे तो बाय चांस हो गया ये आराम से बैलेंस, बट कुछ ना इतनी जिद्दी होती है इक्वेशंस कि वो आपका जो सर है ना, सर उसको बिल्कुल खा लेगी अंदर तक, दिमाग को ना छोड़ेगी नहीं, तब जाके बैलेंस होगी। बट कोई नहीं, हम क्यों डरे, हम तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि एक बार आपको बेसिक सीखना है, जहां पे हमने कंसेप्ट सीखा बस बात आपकी खत्म, ठीक। अब आ जाओ स्टेप नंबर 7 पे। तो राइटिंग द सिंबल्स, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी आपको राइट करने हैं, लिखने हैं सिंबल्स किसके, फिजिकल स्टेट्स के, सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड है, एक्वस है, ठीक है। तो केयरफुली एग्जामिन करो अपनी बैलेंस इक्वेशन को, 1.9 को, 1.9 इज ये वाली जो हमने यहाँ पे, ठीक है। And does this equation tell us anything about the physical state of each element of each reactant and the product? तो ये आपको इक्वेशन जो है क्या कुछ बता रही है किसी की फिजिकल स्टेट के बारे में। नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन, तो हमें तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना। आपके तो आके कान में नहीं बोला है Fe3O ने कि भाई मैं सॉलिड हूँ, हाइड्रोजन ने आपके कान में नहीं बोला आके कि मैं गैस हूँ। आ रही है बस समझ, आपको भी तो कुछ नहीं पता। So to make a chemical equation more informative, the physical states of the reactant and the products are mentioned. तो अगर आपको इनको इंफॉर्मेटिव बनाना है ज्यादा, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को यूजफुल बनाना है अपने यूज के लिए, तो आपको ना इनकी फिर स्टेट को भी मेंशन यहाँ पे करना होगा, अदरवाइज केमिस्ट्री आपसे हो जाएगी नाराज, और फिर आपको पता है वो आपका क्या हाल करेगी, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल स्टेट आप दिखा देना। तो gaseous, liquid and the aqueous and the solid state of the reactants and the products are represented by the notations, गैस को G से, लिक्विड को L से, एक्वस को या फिर लिक्विड को L से या फिर AQ एक्वस फॉर्म है ना, एंड सॉलिड को S से रिस्पेक्टिवली हम दिखा देंगे। अब देखो आयरन आपका, ये तो आपको पता है, इसने आपके कान में नहीं बोला बट आपको पता है आयरन सॉलिड है, बिकॉज ये क्या है, मेटल, ठीक है। आयरन क्या होता है, लोहा, मेटल होता है, आपको तो अच्छे से पता है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म होती है, तो आपने लिख दिया सॉलिड। फिर वाटर, अब यहाँ पे वाटर लिक्विड भी हो सकता था, गैस भी हो सकता था, सॉलिड भी हो सकता था, बट ये वाटर किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपने लिखा है जी, ठीक है। Fe3O4 भी सॉलिड फॉर्म होती है, हाइड्रोजन फिर से गैसियस फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये जो वाटर वाली चीज है ना, बस इस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये गैसियस फॉर्म ली है आपने, स्टीम ली है मीन्स वेपर्स लिए हैं, लिक्विड फॉर्म ली है, या आपने वाटर को आइस फॉर्म में लिया है, तो फिर आप इसको लिखते हो सॉलिड भी, ठीक है। तो वाटर खेल जाता है और ये खेल सकता है आपके साथ, तो इससे पहले ये खेले आप खेल जाना, इन चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है।
अब नोट दैट सिंबल G इज यूज्ड विद वाटर टू इंडिकेट दैट दिस इज इन द रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, कि यहाँ पे आपको वाटर स्टीम की फॉर्म में आपने इसको यूज किया है। ठीक है, बस वाटर के आगे L लिख के वहां पे चिल्लाना नहीं है। वाटर आपका तीनों में से कोई भी फॉर्म के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। वैसे आप हर जगह पे नहीं दिखाते हो, बट मेरा मानना है कि अगर आप दिखा रहे हो तो उसका मतलब अगला समझ जाएगा कि आपको पूरी नॉलेज है अपनी केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, जो आपने लिखी है। तो समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, both the reaction are indicated above and below the arrow। हम कभी कभी आपको दिखाई देगा, देखो जैसे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको 1 atm प्रेशर है ना, 230 केल्विन, सॉरी 290 केल्विन आपका टेम्परेचर है ना। आप लिख सकते हो 28 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके मतलब आपको एरो के ऊपर या नीचे दिखाई देगा ये वाले सारे चेंजेस। अगर टेम्परेचर, ये कंडीशन अगर गिवन है टेम्परेचर की, प्रेशर की, टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है, कैटलिस्ट पता है, बट आपको ये प्रेशर पता है, बट आपको शायद मेरे को लगता है कैटलिस्ट नहीं पता होगा। ठीक है, तो अभी बता दूंगी, पहले एक बार इसको पूरा कर ले। तो देखो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ कितने एटीएम पे, तो आपको प्रेशर दे दिया। ठीक है, CH3OH दे दिया इसने लिक्विड फॉर्म में, जो कि क्या है, मिथेनॉल है, एक अल्कोहल है। ठीक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ ही आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ठीक है, सनलाइट क्लोरोफिल के साथ, और क्या बना रहा है, ग्लूकोज और ये सब सब। तो यहाँ पे आपने देखो आपको कैटलिस्ट, आपको टेम्परेचर, प्रेशर सब दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये एरो के ऊपर या नीचे मिलेगा। तो आपको बस यहीं पे इसको लिखना है और परेशान नहीं होना है कि ये क्या हो गया। ठीक, यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। अब ये सारी चीजों को यूज करके अब क्या आप बैलेंस कर सकते हो अपनी इक्वेशन 1.2 को, तो बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। अब क्या दिक्कत है, हमें कर देंगे ना हम अब आराम से बैलेंस। ठीक है, तो इन स्टेप्स का यूज करके हम अपनी 1.2 वाली क्या, 1.3 वाली क्या, फलानी क्या, ढिमकानी क्या, जितनी इक्वेशंस मिलेंगी सबको बैलेंस हम कर देंगे। और कैसे कर देंगे तो कोई बात नहीं, अभी देख लो, अभी क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। उससे पहले आपका एक चीज रह गई है, कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो आपके रिएक्शन के रेट को इनहांस करते हैं बिना इसमें हाथ पैर मारे। ठीक है, मतलब बिना मैकेनिज्म के अंदर जाए, रिएक्शन के मैकेनिज्म को बिना डिस्टर्ब किए कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शन पहले आपकी 20 मिनट में, 25 मिनट में होनी थी, ये उसके रिएक्शन के रेट को बढ़ा के उसको 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म करा देंगे। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं विच इनहांसेस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग या विदाउट इंटरफेयरिंग इन इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब रिएक्शन के मैकेनिज्म में कोई हाथ पैर नहीं मारते, बट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, वो होते हैं आपके कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो अभी आप अपनी क्लास 11th और 12th में बहुत बार पढ़ोगे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बट आपको पता होनी चाहिए